आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं, अगला मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का। तो इसमें जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो ये क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसका एक सस्टेनेबिलिटी बताता है कि भाई कौन सा केमिकल रिएक्शन जो है हमारा ऑर्गेनिज्म में हो, ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल है, जो जीव है, वो जिंदा रह सके। तो वही बोला जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन। लाइफ को सस्टेन कराने के लिए, यानी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जंतु जिंदा रहने के लिए उसके शरीर के अंदर कौन सा रिएक्शंस हो रहा है, उसी को मेटाबॉलिज्म जो है कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पस होता है कि जो एनर्जी है फूड में, है ना, फूड में जो एनर्जी है उसको क्या करे, चेंज करे। किस में चेंज करे? तो जो सेलुलर प्रोसेस में लगने वाला एनर्जी है उसमें। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है, जो कोई जीव है, जब वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसके अंदर जो है फूड जाता है, फूड से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो जो फूड से एनर्जी मिल रहा है, तो फूड से एनर्जी कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? तो वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंतर्गत वो कन्वर्ज होता है, इसलिए इसका मेन उद्देश्य होता है। दूसरा कि जो फूड का कन्वर्जन है वो प्रोटीन, लिपिड्स, लिक्विड एसिड्स एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको भी इस तरीके से चेंज करना ताकि वहाँ से भी हमें क्या मिले, एक प्रॉपर एनर्जी मिले। यानी प्रॉपर कन्वर्जन जो है फूड का किया जाए प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह में, ताकि हम लोग उसको अच्छे तरीके से वर्क कर सके। साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी जो है एलिमिनेट कर सके, मतलब बाहर कर सके, खत्म कर सके, हटा सके। तो इसी प्रोसेस में हमें जो है क्या पढ़ना है। अब ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो रिएक्शन जो है हमारा दो तरीके का होगा। एक वैसा रिएक्शन होगा जिसमें जो है हमें यह पता चलेगा कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट किया जाता है, ना ही वेस्ट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और दूसरा कि जो एनर्जी हमारा है वो क्या हो रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है और कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके बेसिस पे दो नियम दिया गया। कौन सा नियम? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि बायोलॉजी से एस्पेक्ट कैसे रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे। और ये जो है गवर्न करता है, ये एक वैसा प्रिंसिपल है जो गवर्न करता है केमिकल प्रोसेसेस को, किसमें, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में, यानी जो भी जीव जंतु है उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है उसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है। तो इसमें जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन एनर्जी इन ए क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एनर्जी जो है क्लोज सिस्टम के अंदर है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी कम और ज़्यादा नहीं होगा। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में या एक फॉर्म से दूसरे में, तो उस कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है वो उसमें कमी आ जाती है एट द एंड ऑफ ट्रांसफ़र प्रोसेस एट द बिगिनिंग, है ना। जो शुरुआती में जो एनर्जी का लेवल था, मान कर चलो कि शुरू में 100 जूल था, ठीक है, ये 1% में था। यहाँ से जब ये गया दूसरा स्टेप में तो ये हो जाएगा 80 जूल, फिर यहाँ से जब जाएगा तो ये हो जाएगा 60 जूल, है ना। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है कम जाता है, जब ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी कम जाता है। और वो जो एनर्जी कमता है, जो यहाँ पे 20 जूल एनर्जी जो कम रहा है, ये कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में, है ना, इन्वायरमेंट में हमारा वो एनर्जी जो है चला जाता है। ड्यू टू एंट्रोपी विच मेजर्स द डिसऑर्डर इन ए क्लोज सिस्टम। और अगर क्लोज सिस्टम में कर रहे हैं तो भी इस तरीके का डिसऑर्डर हमें जो है देखने को मिलता है। ऑल द अवेलेबल एनर्जी विल नॉट बी यूजफुल
टू द ऑर्गेनिज्म। जितने भी एनर्जी अवेलेबल होते हैं, मान लो कि यहाँ पे 100 था और यहाँ पे गया तो 60 हो गया, तो सारा एनर्जी उसके लिए अवेलेबल नहीं था, सारा एनर्जी उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्रोपी इंक्रीजेज एज एनर्जी ट्रांसफ़र, जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वैसे वैसे एंट्रोपी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देख रहे हैं, इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके का यूजेस है। मान लो कि हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप क्या देखते हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये देखते हो कि कोई भी पौधा है वो सूर्य से प्रकाश लेता है और ग्राउंड से वाटर लेता है ना, ग्लूकोज और जो है आपका पानी लेता है और सनलाइट हो गया। फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और जो पत्तियां हैं वो हरे रहते हैं तो क्लोरोफिल वहाँ से मिल जाता है। तो इन सभी का कम्बिनेशन से क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। तो वो जो ग्लूकोज बन रहा है वो किसके यूजफुल के लिए है, वो तो आपका यूजफुल है प्लांट्स के लिए, 100% वो यूज़ करेगा। लेकिन कोई प्लांट्स को अगर कोई जंतु खाता है या कोई जीव खाता है तो क्या होगा, उसके पास जो एनर्जी जाएगा वो तो थोड़ा कम ही जाएगा। तो ये सेकेंड लॉ हो गया। और जो वहाँ पे एनर्जी ग्लूकोज वहाँ पे हुआ वो हमारा जो है जनरेट हुआ, वो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल ये सभी मिले तब जाकर ग्लूकोज बना। तो ये तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ, चेंज हुआ, फॉर्मेशन इसमें चेंजेस हुआ। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि सेल परफॉर्म नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। वो प्रोसेस जो है एनर्जी को रिक्वायर करता है, जो कि सनलाइट से एनर्जी मिला, सन एनर्जी, लाइट एनर्जी। इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय सन, सन के द्वारा एनर्जी जो है सप्लाई किया गया। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सेल इन प्लांट लीव्स, जो प्लांट के पत्ते हैं उनके द्वारा, एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया। और जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में वो जो है स्टोर्ड हो जाता है। विच इज़ यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेसेसरी टू बिल्ड प्लांट मास, और ये प्लांट मास को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज कैन ऑल्सो बी रिलीज थ्रू द सेलुलर रेस्पायरेशन, और ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हुआ था ये हमारा जो है जो सेलुलर रेस्पायरेशन है उसमें चेंजेस भी होता है। दिस प्रोसेस अलाउ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म टू एक्सेस मैक्रोमोलिक्यूल्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी के प्रोडक्शन के थ्रू जो है प्लांट और एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो है क्या करता है, प्रोडक्शन भी करता है। दिस एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म सेल फंक्शन सच एज डीएनए रेप्लिकेशन, मिटोसिस, मियोसिस, सेल मूवमेंट, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एपेटोसिस, ये सारे जो है प्रोसेसेस जो फंक्शंस है सेल के अंदर उसे जो है परफॉर्म करने के लिए यूज़फुल होता है। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आया हो। तो इस पॉइंट्स को आप जो है नोट डाउन कर लो। ओके, लॉ जो है ये इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर एग्जांपल देखें तो वही सेम चीज़ जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो है क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो तो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, और जो कुछ एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, प्लांट के लीव्स जो होते हैं उसी से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और कुछ एनर्जी जब उसमें कंज्यूम हो जाते हैं तो वो एज ए हीट एनर्जी के तौर पे भी जो है लॉस्ट हो जाता है। जो लॉस एनर्जी है वो जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके आसपास जो है बिखर जाते हैं, और हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वही इंक्रीज द एंट्रोपी बोल दिया गया। अनलाइक प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, या तो कोई प्लांट्स हो या कोई फोटोसिंथेसिस के ऑर्गेनिज्म हो जो नहीं करता है, अनलाइक मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे एनिमल, वो कभी भी अपना एनर्जी खुद से जनरेट नहीं करता है, सनलाइट से वो नहीं करता है, वो किसी पर डिपेंडेंट रहता है। वो किसी को खाएगा तब उसको एनर्जी मिलेगा, नहीं खाएगा तो नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग अगर अनाज नहीं खाएं तो हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। अब अनाज कहाँ से रहा है, अनाज आ रहा है पेड़ पौधा से। चाहे आप सेब खा रहे हैं तो सेब कहाँ से आ रहा है, वो भी तो पेड़ पौधा से ही मिल रहा है ना।
तो अल्टीमेटली हम लोग एनिमल्स जो हुए है ना, या ह्यूमन जो हुए, क्या हुए, प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, यानी हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बना लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अनाज लाए, गैस चूल्हा पे चढ़ा दिए और खाना बनाना स्टार्ट कर दिए, तो वो अलग है, लेकिन खुद से नहीं, सेल्फ हमारे शरीर के अंदर, जैसे धूप में जाके खड़ा हो गए और एनर्जी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे अंदर नहीं। पता चलेगा कि 1 से 2 दिन रहे जिंदा, अगला दिन टपक पड़े, ठीक है। दे मस्ट कंज्यूम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी, या तो प्लांट पे डिपेंड रहेंगे या किसी जानवर को खाएंगे, जैसे मुर्गा खाते हैं, है ना, मछली खाते हैं, तो वो किसी एनिमल पे हम लोग डिपेंड हैं, या तो प्लांट पे डिपेंड रहेंगे या तो एनिमल पे डिपेंड रहेंगे। द हायर अप एन ऑर्गेनिज्म इज ऑन द फूड चेन द लेस अवेलेबल एनर्जी इट रिसीव्ड फ्रॉम द फूड सोर्स। ऑब्वियसली हम लोग जो है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे फूड चेन। फूड चेन क्या है, जैसे आप देखे होंगे प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को कौन खाता है, बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है, शेर खा जाता है। तो ये क्या, एक चेन हुआ, तो वही है, मतलब एक फूड चेन बन जाता है ना, कि वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, ठीक है। तो जो फूड चेन में सबसे हायर पोजीशन पे रहेगा, वो जो है जब अपने नीचे वाले को खाएगा तो उसको एनर्जी सबसे कम मिलेगा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको मिलेगा, जो प्रोड्यूसर है, यानी जो खुद का खाना बनाता है, उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि फूड चेन में जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है उसको एनर्जी क्या होता है, कम मिलता है। अब बात करते हैं, 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या समझ में आ रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल पहले देख लो। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो टूटकर बनता है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हीट जो है रिलीज होता है। यानी यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड अदर फॉर्म। रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, या तो हीट या तो लाइट के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज करेगा। ये जो एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है आपका, इसको कहा जाता है एक्सोर्निक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसको लिख सकते हो 8, या दिस ऑल्सो कॉल्ड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहा जाता है। और जब बात आती है एक्सर्गोनिक रिएक्शन का, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली, मतलब बहुत तुरंत ये जो है आपका हो जाता है। इसमें अगर बात किया जाए कि जो इंट्रोपी है ना, चेंज इन इंट्रोपी क्या होता है, हाइयर होता है। क्या होता है, हाइयर होता है, मतलब ज़्यादा इंट्रोपी जो है देखने को मिलता है, हाइयर इंट्रोपी, ठीक है। हाइयर इंट्रोपी इसमें देखने को मिलता है। और जो हीट लॉस है वो क्या होता है, कम होता है। हीट लॉस इज लेस टू इन्वायरमेंट, है ना। जो इन्वायरमेंट है उसमें जो हीट एनर्जी होता है वो कम लॉस होता है। क्या होता है, हीट एनर्जी जो है लॉस जो है, एक मिनट, मोर हीट एनर्जी लॉस, क्योंकि एंट्रोपी हाइयर है तो हीट लॉस्ड इज मोर टू इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट में ज़्यादा हीट एनर्जी जो है क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि हीट एनर्जी तो लिबरेट कर ही रहा है, या तो हीट के फॉर्म में या तो लाइट के फॉर्म में। उसके बाद आता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इन्वायरमेंट, है ना। जो इन्वायरमेंट है वहाँ से एनर्जी को लेता है, और इसको कहा जाता है दिस इज
ऑल्सो कॉल्ड इंडरगोनिक रिएक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाने के लिए हमें जो है सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। किस लाइट की ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की। और इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है जो कि पेड़ के हरे पत्तों में होता है। तो ये जब मिलते हैं तो हमारा बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज जो है बनता है। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें जो इंट्रोपी होता है, चेंज इन इंट्रोपी, वो लेस इंट्रोपी होता है। क्या होता है? लेस इंट्रोपी होता है। और जो हीट लॉस होता है वो भी लेस होता है। हीट लॉस इज लेस। क्यों हीट लॉस इज लेस? क्योंकि यहाँ पे जो है हीट क्या है, वो ले रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट को क्या ले रहा है? ले रहा है। तो जब हीट को यहाँ पे ले रहा है तो इस यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंथैल्पी इसमें क्या होगा? हाई होगा। हीट लॉस इज लेस, देन हम लोग कह सकते हैं कि इंथैल्पी इज लेस, हाई इंथैल्पी एंड हायर इंथैल्पी यहाँ पे कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे इंथैल्पी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। इसमें एंट्रोपी ज़्यादा हो रहा था, इसमें इंथैल्पी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें इंथैल्पी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, अब बात करते हैं इंडरगोनिक रिएक्शन। तो इसको जो है अनफेवरेबल रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या करता है? रिक्वायर करता है। इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ ये इंडरगोनिक रिएक्शन जो है ये एनर्जी को कहाँ से अब्जॉर्व करता है? सराउंडिंग, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। इसमें जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो जो फॉर्म होता है वो रिएक्शन से फॉर्म होता है, जो कि वीक होता है ना, और वो आसानी से टूट जाता है। और इसमें जो फ्री एनर्जी होता है सिस्टम का वो इंक्रीज हो जाता है, और जो चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी था वो क्या हो जाता है इंडरगोनिक रिएक्शन में? वो पॉजिटिव हो जाता है, जो कि ग्रेटर देन 10 हम लोग मानकर चलते हैं। और इसमें चेंज इन इंट्रोपी जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि इसमें जो हमारा इंथैल्पी इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है? इंथैल्पी इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग आइस इनटू वाटर, ये हो गया। एक्सर्गोनिक रिएक्शन, इसको जो है फेवरेबल रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है, या फिर ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें एनर्जी जो है रिलीज होता है सराउंडिंग में, है ना। सराउंडिंग में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, और केमिकल जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं रिएक्शन के दौरान वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और टूटेगा भी तो वो रिएक्टेंट में टूटेगा। किस में टूट जाएगा? रिएक्टेंट में टूट जाता है। इसमें जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसमें हायर एंट्रोपी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो फोटोसिंथेसिस, मिक्सिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इन टू मेक टेबल सॉल्ट बनाने के लिए जो सोडियम और क्लोरीन को मिक्स करते हैं वो। और एक और पॉइंट यहाँ पे आप जो है नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यही वाला पॉइंट आप यहाँ पे जो है डाल सकते हो, है ना। किसके लिए? इस एक्सर्गोनिक के लिए। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे लिखना। सारा चीज़ सेम है। द फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, है ना। फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो क्या होगा? इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पे कर देना डिक्रीज। यहाँ पे क्या कर देना? डिक्रीजेज कर देना। द चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जी ऑफ, एंड इंडोथर्मिक के जगह पे यहाँ पे क्या कर देना? इंडोगोनिक के जगह पे एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज, यहाँ पे कर देना पॉजिटिव को काट के निगेटिव, और यहाँ पे ग्रेटर के जगह पे लेस। ये कब करना? ब्लू वाला मैंने किया किसमें? तो
एक्सर्गोनिक रिएक्शन वाला में ये एक पॉइंट को जो है ऐड कर देना, बाकी सारा का सारा सेम है, तो इसको जो आप नोट डाउन कर लो। ओके, कि कॉन्सेप्ट ऑफ के इक्विवेलेंट एंड इट्स रिलेशन टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। अब समझ में नहीं आता है कि सर यहाँ पे के इक्विवेलेंट है क्या। आप के इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट के बारे में तो बोल दिए, तो ये एक नेचुरल लॉगरिथम ऑफ फ्री जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस आता है उसका एक जो है ये क्या है, कंडीशंस है। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कब जो है हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विवेलेंट जो हमारा फ्री होगा, वो हम लोग बातें करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किए जाते हैं जो कि डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग, है ना, एल एन का मतलब होता है लॉग और ई के इक्विवेलेंट। एट इक्विलिब्रियम जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, रिएक्शन इक्वल टू 0। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हो, एट इक्विलिब्रियम डेल जी फॉर रिवर्सिबल है ना, डेल जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन फोर इक्वल टू इज इक्वल टू 0 जो है आपका होता है। और यहाँ पे जो के इक्विवेलेंट है ये रिलेट करता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ये रिलेट करता है कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसका क्या कंसंट्रेशन है उसके बारे में बताता है इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, है ना, इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम में कितना कंसंट्रेशन है उसके बारे में बताता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए आर का, तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडियल गैस कांस्टेंट। क्या होता है, आर इज इक्वल टू आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 8.31 जूल पर केल्विन मोल होता है। ठीक है, और T4 टेम्परेचर, ठीक है, और Ln का मतलब लॉग और K इक्विवेलेंट का मतलब तो आपको बता ही दिए, ऐसे लिख देते हैं आपको, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम, है ना, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ फ्री इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पे अगर K का वैल्यू 1 से छोटा है, सॉरी K इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा। K इक्विवेलेंट टू 1 है तो पॉजिटिव होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इक्वली एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फेवर करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे। और K इक्विवेलेंट लेस देन 1 हो जाए, है ना, यानी K इक्विवेलेंट जो है कम हो 1 से या 1 ज़्यादा हो K इक्विवेलेंट से, तो वो निगेटिव होगा और इसमें रिएक्टेंट जो है वो आपका इक्विलिब्रियम को फेवर्ड करेगा। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। तो वैसा रिएक्शन जो एक कंडीशंस पे बहुत जल्द क्या हो, काम कर जाए या एक प्रॉपर कंडीशन पे वो बहुत जल्द जो है रिएक्ट कर जाए, तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ही होता है। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है एनर्जी का, कब, जब वो सिस्टम में होता है
तब एज एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग एज ए हीट, जब हीट के तौर पे सराउंडिंग में रिलीज होता है एनर्जी, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होता है उस सिस्टम के अंदर जिसमें वो रिएक्शंस हो रहे हैं, वो क्या होता है, एनर्जी उसका डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि हीट जो है सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसलिए। अब बात करेंगे एटीपी एट एज एनर्जी। एटीपी का एज ए एनर्जी क्या रोल है? एटीपी का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स होता है एटीपी का, वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है केमिकल एनर्जी का, जितने भी हमारे सेल हैं उन सभी में, जो कि कंटेन क्या करता है, ये कंटेन करता है एडेनिन, राइबोज और 3 फास्फेट ग्रुप को जो है कंटेन करता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एटीपी, एडीपी, पीआई, और ये एनर्जी जो है आ जा रहा है, अंदर घुस रहा है सिस्टम के अंदर, फिर अंदर बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं एडेनिन कौन है, राइबोज कौन है और 3 फास्फेट ग्रुप कौन से हैं। तो देखो ये वाला जो ग्रुप है, आप यहाँ से जो देखोगे, ठीक है, यहाँ से आप देख लो, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये आपका राइबोज ग्रुप है। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है ये आपका है एडेनिन, एडेनिन ग्रुप है, और ये वाला जो ग्रुप आपका बच गया ये ग्रुप है फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप में देखो कि 3 फास्फेट ग्रुप बोल रहा है, तो एक फास्फेट ग्रुप ये हो जाएगा, एक फास्फेट ग्रुप ये हो जाएगा, और एक फास्फेट ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इधर पहला वाला जो फास्फेट ग्रुप है इसको गामा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गामा। ठीक है, ये वाला गामा हो गया। बीच वाला को हम लोग कहते हैं बीटा फास्फेट ग्रुप। गामा फास्फेट ग्रुप, बीटा बीटा फास्फेट ग्रुप, और जो लास्ट में बच गया ये वाला, इसको बोला जाता है अल्फा फास्फेट ग्रुप। तो ये 3 फास्फेट ग्रुप हो गया, गामा, या ऐसा कहते हो अल्फा बीटा गामा फास्फेट ग्रुप, और एक एडेनिन ग्रुप ये हो गया, और ये राइबोज ग्रुप हो गया। अब बात करते हैं Mg2+ यानी मैग्नीशियम आयन का क्या रोल है यहाँ पे। तो जो एक्टिव कोएंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एटीपी को फॉर्म करते हैं, जो कि एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विद Mg2+ आयन, किसके साथ, जब मैग्नीशियम आयन वहां पे कंबाइन होता है तब, विच इज कोऑर्डिनेटली बाउंड, और ये बनाता है किसके साथ, बीटा या गामा फास्फेट ग्रुप के साथ। ये जब मैग्नीशियम आयन जुड़ता है तो किसके साथ जुटेगा, या तो बीटा या तो गामा फास्फेट ग्रुप के साथ जुटेगा, अल्फा के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। ये यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जाम में क्या होता है, थियोरेटिकली टाइप आपको लिखने को रहता है, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ न्यूमेरिकल तो है नहीं, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आपको जो है कॉन्सेप्चुअल है। आप अगर समझ लिए एक बार तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप डायग्राम के थ्रू भी उसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये जो है नोट डाउन कर लो, बाकी जो भी डाउट्स होगा अब बताना, अभी नोट करो। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, यानी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसका बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशंस। इसमें क्या होता है कि फास्फोराइलेशंस क्या होता है, एडीपी को एटीपी में फॉर्म करता है। अब समझ में आना चाहिए कि एडीपी क्या होता है। एडीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी का फॉर्म होता है। तो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ पेरेंट सबस्ट्रेट, जो पेरेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं उसके, विदाउट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो है ये काम होता है। सबस्ट्रेट इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड, जो सबस्ट्रेट होते हैं वो हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट के कंपैरिजन में द सरप्लस एनर्जी इज यूज्ड फॉर एटीपी फॉर्मेशन। तो जो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है इसको फॉर्म करवाने के लिए, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें रिक्वायर्ड होता है, जो कि रिएक्टेंट के पास होता है, सबस्ट्रेट के पास। दूसरा स्टेप है कि एटीपी बाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें यह प्रोसेस होता है, एंड इसमें जो एनर्जेटिकली कपल्ड होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन ग्रेडियंट होता है जो मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। यहाँ पे जो H+ ग्रेडियंट्स होता है वो इस्टेब्लिश करता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, जिसका यूज किया जाता है बाय एंजाइम एटीपी सिंथेसाइज। एंजाइम एटीपी सिंथेसाइज के द्वारा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे फॉर डायरेक्ट लिंकिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिंक करने के लिए, किसमें? एडीपी में लिंक करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शन, एटीपी का फंक्शन। तो पहला एनर्जी सोर्स, दूसरा सिग्नल ट्रांजैक्शंस और तीसरा डीएनए सिंथेसिस। ये 3 फंक्शन जो है क्या है, एटीपी का है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये चेन है रिएक्शंस का जिसमें कन्वर्ज किया जाता है ग्लूकोज को पाइरोट लैक्टेट में, है ना। ग्लूकोज को किस में चेंज करते हैं? पाइरुवेट लैक्टेट में जो है इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? ताकि हम लोग जो है प्रोड्यूस कर सके, किसको? एटीपी को। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में उसको क्या कर सके, चेंज कर सके। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको इम्बेडेन मेयरवॉफ पार्नेज पाथवे के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक यूनिक पाथवे होता है जो कि एरोबिक जो है या एनएरोबिक जो है उसमें ये क्या होता है, काम करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी वो काम करता है। इट इज द मेजर पाथवे फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए ये एक मेजर पाथवे होता है जिसमें क्या होता है, ये अकर करता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। सेल के साइटोप्लाज्म जो है उसमें ये होता है। द एनर्जी एल्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इज एटीपी एंड 2 NDH फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब बात करते हैं कि क्या स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस को करने के लिए। तो स्टेप 4 ग्लाइकोलाइसिस, तो पहला स्टेप है जिसको बोला जाता है फास्फोराइलेशन। पहला जो स्टेप है उसको बोला जाता है फास्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है लीड करता है। किसके द्वारा लीड किया जाता है? तो एंजाइम के द्वारा। कौन सा एंजाइम है? तो हेक्साकिनेज एंजाइम है। और ये एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? तो जितने भी सेल हैं उसमें ये पाया जाता है। और इस स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो फास्फोराइलेशन रिलेटेड होता है ना, फास्फोराइलेटेड होता है बाई एटीपी के द्वारा, और ये फॉर्म करता है सुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल को। किसको फॉर्म करता है? सुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल को। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है उस स्टेप को कहा जाता है आइसोमेराइजेशन, है ना। आइसोमेराइजेशन, इसमें क्या होता है, जो इन्वर्सिबल हमारा अरेंजमेंट है केमिकल स्ट्रक्चर्स का वो मूव करता है। ठीक है, वो क्या करता है? मूव करता है। मूव करके वो कहाँ पे चला जाता है? कार्बोनाइल ऑक्सीजन के कहाँ से? तो कार्बन 1 से कार्बन 2 पे। कार्बन 1 से कहाँ फॉर्म हो जाता है? कार्बन 2 पे मूव कर जाता है। और उस कंडीशन में वो क्या फॉर्म करता है? कीटोज। और कीटोज कहाँ से फॉर्म हो जाता है? तो एल्डोज जो शुगर था वहाँ से कीटोज जो है फॉर्म हो जाता है। तो ये दूसरा आइसोमेराइजेशन था। तो
यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद आइसोमेराइजेशन और आगे के जो स्टेप्स है उसको मैं बताता हूँ। दूसरा जो प्रोसेस मैंने बताया था कि आइसोमेराइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन 1 से कार्बन 2 पे फिक्स हो जाता है, कीटोज से जो है वो अल्डोज, शुगर से कीटोज जो है फॉर्म हो जाता है। कैसे? जो रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होता है उसके कारण से। किसका रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होता है? तो जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होता है उसका। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आइसोमेराइजेशन कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप्स है उसको जो है फास्फोराइलेशन, अगेन उसको भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि न्यू हाइड्रोजाइल जो ग्रुप है वो ऑन कार्बन 1 पे वो फास्फोराइलेटेड हो जाता है। किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा, और फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 और 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट। क्यों होता है? क्योंकि उसे जो है फॉर्म करना रहता है 2 और 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट, इसलिए जो है वो हो जाता है। एंड दिस स्टेप इज रेगुलेटेड, ये जो स्टेप 3 था ये रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? इंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकिनेज के द्वारा। जो इंजाइम है फास्फोफ्रुक्टोकिनेज एक इंजाइम है उसके द्वारा, विच चेक्स द एंट्री ऑफ शुगर्स इनटू द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितना शुगर इंटर कर रहा है उसको क्या करता है? चेक करने का काम करता है। चौथा स्टेप है कि क्लीवेज रिएक्शन। ठीक है, क्लीवेज रिएक्शन में क्या होता है कि 2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है क्लीविंग द 6 कार्बन शुगर। 6 कार्बन शुगर के द्वारा क्लीविंग किया जाता है और इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। ओनली द ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट है, कैन प्रोसीड इमीडिएटली, वो इमीडिएटली प्रोसीड करता है किसके थ्रू? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। एंड पांचवा स्टेप जो कि अगेन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ही है, जहां पे क्या होता है कि जो अदर प्रोडक्ट्स है जो स्टेप 4 में फॉर्म हुआ है वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है बन जाता है इन आइसोमेराइज टू फॉर्म ग्लिसरल डिहाइड। वो ग्लिसरल डिहाइड में फॉर्म होता है और ये 3 फॉस्फेट वाला ग्लिसरल डिहाइड फॉर्म होता है। उसके बाद है छठा स्टेप। इसमें क्या होता है कि एनर्जी जनरेशन फेज है जो कि स्टार्ट होता है, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ऑक्सीडाइज होता है, तब ये जो है एनर्जी जनरेशन फेज जो है स्टार्ट होता है। बाई रिएक्टिंग विद, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्ट करता है तो SH ग्रुप के साथ, SH ग्रुप के साथ। एंड आयोडो एसीटेट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ इंजाइम ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। डिहाइड्रोजिनेज जो है वो क्या हो जाता है? इनहिबिट्स करता है फंक्शंस को। ATP यानी एडोनिन ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म होता है, बनता है फ्रॉम द हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप। कहाँ से? हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप से, जो कि जनरेट कहाँ पे हुआ? स्टेप नंबर 6 में जो जनरेट हुआ उससे। द फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट हैविंग फ्री एनर्जी। उसमें जो फ्री एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है? मूव कर जाता है फ्रॉम कार्बन 3 टू फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। जो कार्बन 3 था उससे कहाँ चला जाता है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे। एंड एनोफॉस्फेट लिंकेज इज क्रिएटेड। ये जो फॉस्फेट लिंकेज है ये क्रिएट होता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर, जैसे जैसे पानी जो है रिमूव होता है फ्रॉम 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट, है ना। जैसे जैसे 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट से पानी मूव करता है वैसे वैसे जो है ये इनोफॉस्फेट लिंकेज जो है क्रिएट होता है। इनोज इज इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड। फ्लोराइड के द्वारा ये
इनोलोज जो है इनहिबिट करता है एंड फॉर्म करता है एटीपी को, जो कि 10वां स्टेप है। विद ट्रांसफर ऑफ एडीपी, एडीपी के ट्रांसफर के साथ टू द हायर एनर्जी फास्फेट ग्रुप, जैसे ही हायर एनर्जी फास्फेट ग्रुप से कहाँ पे, तो जो स्टेप नंबर 9 में हमें मिला इनोलोज, वहाँ से अब ये जो है ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारा अपना कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि समझ में आया होगा। एक दो बार और ट्राई कीजिएगा, आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली थ्योरी टाइप है। इसी तरीके का आपका जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कर्व साइकिल। कर्व साइकिल क्या है? तो कर्व साइकिल जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल COA इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O को फॉर्मेशन का लिए जो साइकिल एक बनता है वो हमारा कर्व साइकिल कहा जाता है। ये जो कर्व साइकिल है इसको जो है एसिटिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, कि किस तरीके से एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और वो एक साइकिल वाइज, एक मैंने क्रम में, एक स्टेप में वो रिपीट हो जाता है। दिस साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है। और ये जो कर्व साइकिल है ये डिस्कवर्ड किया गया था सबसे पहले H.A. कर्व्स के द्वारा, कब? 1936 में। दिस साइकिल इज ऑल्सो कंटेन, ये जो साइकिल है ये कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है? 3 कार्बोजाइलिक ग्रुप यानी COOH को कंटेन करता है, और इसलिए इसे जो है हम लोग ट्राई कार्बोनाइलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जिसको TCA साइकिल कहा जाता है। जो कर्व साइकिल है इसको TCA साइकिल या फिर एसिटिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या स्टेप है इसको करने के लिए? तो सबसे पहला स्टेप है साइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड, साइट्रेट जो है प्रोड्यूस होता है कब? जब एसिटाइल COA ऐड किया जाता है इट्स 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप, जब 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप में तो 2 ऑक्सो एसिटेट के साथ जब कंबाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है, तब जो है साइट्रेट जो है क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो साइट्रेट यहाँ पे कन्वर्ट हुआ वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रेट में। ये जो साइट्रेट प्रोड्यूस हुआ, बना, फॉर्म हुआ, ये साइट्रेट जो है आइसोसाइट्रेट में चेंज हो जाता है कब? जब 1 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग जो है रिमूव कर देते हैं और उसके बाद अनदर कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, तब उसमें आइसोसाइट्रेट जो है फॉर्म हो जाता है। तो स्टेप नंबर 2 से हम लोग जो है देखते हैं, लिखेंगे, है ना, समझेंगे। तब तक यहाँ तक आप इसको जो है नोट करिए कि साइट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है उसका आइसोसाइट्रेट में जब हम लोग एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव करते हैं या फिर कुछ अनदर चीज़ ऐड करते हैं। तीसरा स्टेप में क्या होता है कि NAD+ जो था वो रिड्यूस होकर Na बन जाता है कब? जब आइसोसाइट्रेट जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल उससे निकल जाता है बाहर, यानी लूज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट अगेन, वो लॉस्ट हो जाता है। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज, जो रिजल्टिंग कंपाउंड था वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और NAD+ इज रिड्यूस्ड, ये अगेन रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर NADH बन जाता है। और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होता है वो अटैच हो जाता है किसके साथ? जो कोएंजाइम A था, कोएंजाइम A के साथ आ जाता है थ्रू एन अनस्टेबल बॉन्ड। किसके थ्रू? तो अनस्टेबल बॉन्ड के थ्रू। जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज रिएक्शन हो जाए। यहाँ पे जो GTP है वो जनरेट होता है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ COA। COA जब डिस्प्लेस होता है तब GTP जो है जनरेट होता है बाय फास्फेट ग्रुप के द्वारा एंड ट्रांसफर्ड टू GDP, और वो ट्रांसफर हो जाता है GDP में। FADH2
एंड ऑक्सीडाइजिंग सक्सिनेट आर फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड होता है व्हेन टू हाइड्रोजन्स, जब दो हाइड्रोजन्स जो है ट्रांसफर्ड होते हैं टू FAD, FAD में जब ट्रांसफर होते हैं दो हाइड्रोजन एटम, तब जाकर ये जो है फॉर्म होता है। द सबस्ट्रेट गेट्स ऑक्सीडाइज, जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, एंड NAD प्लस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है NADH में, एंड ऑक्सालो एसीटेट जो है रीजनरेट, दोबारा जनरेट हो जाता है, और अगेन ये प्रोसेस जो है चलते चलता है, क्योंकि इसी से तो बना था साइट्रेट, है ना, साइट्रेट किससे बना था, इससे बना था, और फिर यही बनकर आ जा रहा है, तो फिर ये बना, फिर प्रोसेस साइकिल में रिपीट करते जाएगा। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चार्ज। एनर्जी चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ATP प्लस हाफ कंसंट्रेशन ऑफ ADP बाई कंसंट्रेशन ऑफ ATP प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ADP प्लस कंसंट्रेशन ऑफ AMP। जो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो कंसंट्रेशन होता है, रेंजेस होता है एनर्जी चार्ज का, वो होता है 0.7 से 0.95। एंड ये जो एनर्जी चार्ज है इसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए कि कोई भी बायोलॉजिकल सेल जो है वो एनर्जिकली कितना है, कितना उसके पास एनर्जी है। ये जो टर्म है एनर्जी चार्ज, ये सबसे पहले कॉइन किया गया था, यानी संग्रहित किया गया था एटकिंसन एंड वाल्टन के द्वारा, कब, 1936 ईस्वी में। जो ATP है ये मेन मॉलिक्यूल होता है फॉर रिस्पॉन्सिंग स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करना और ट्रांसफर करने के लिए, टू ड्राइव द मेटाबॉलिक रिएक्शन, किसी भी सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को काम करने के लिए। और ये जो ATP है ये कंटेन करता है, यानी कंटेन्स टू ट्रांसफर रेबल फास्फो ग्रुप्स, ठीक है ना। ये जो ATP है ये क्या कंटेन करता है, दो ट्रांसफरेबल फास्फो ग्रुप को जो है कंटेन करता है, और ये जो ADP है ये ADP जो है एक ट्रांसफरेबल फास्फो ग्रुप को जो है कंटेन करता है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी आपका अपडेट्स रहेगा, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा उसको बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे अपना जो चैप्टर्स है 8 ये होता है समाप्त, और अब हम लोग जो है चैप्टर देखेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अगली वीडियोस में जैसे ही हम लोग पढ़ाएंगे वैसे आगे आपको और भी समझ में आएगा। देखो अब तक मैंने जितना भी मॉड्यूल पढ़ा दिया 1 से लेकर 8 तक, अगर आप इतना मॉड्यूल भी आप प्रॉपर तरीके से कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली डियर आपका एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स आएगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे बिना कोई दिक्कत के। बाकी अगर आपका जो भी राय होगा आप हमें चैट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपके कोर्स में जो थ्योरी टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन थ्योरी टाइप क्वेश्चंस को आप बनाकर वहाँ पे जो टेस्ट वाला फाइल है वहाँ पे आप लोग अटैच कर दिया कीजिए। कुछ लोग अटैच कर रहे हैं बट कुछ लोग अटैच नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वे लोग इंटरेस्ट नहीं जगा रहे होंगे अपने पढ़ाई को लेकर। तो डियर अगर आप अपने पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हैं तो फिर दिक्कत होने वाली है। आपको लगता होगा कि यार बायोलॉजी तो बस यहाँ पे सेमेस्टर में पढ़ लिए हो गया, इसके बाद हमें कभी भी बायोलॉजी का शकल सूरत नहीं देखना है, तो ये आपकी भूल है डियर। बायोलॉजी हो या हो केमिस्ट्री या हो फिजिक्स, ये आपकी ज़िंदगी का हर एक पल में आपके साथ है, क्योंकि ये तीनों आपका बेसिक है। ये आपके लाइफ के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एनबोलिक रिएक्शन। एनबोलिक रिएक्शन जो है
वो एग्जाम्पल है किसका? ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, बिल्ट अप प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्ट अप प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, ये जो है ब्रेकडाउन होता है यानी टूटता है, और टूट कर क्या बनता है? CO2 एंड H2O, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? कैटाबोलिक रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस। तो आपको बताना है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कैटाबोलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन। जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, एनर्जी इज रिलीज टू सराउंडिंग। तो एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक इंडोथर्मिक है ना, एक्सर्गोनिक इंडोथर्मिक। आप रिलेट करना सीखिए, एक्सरथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है कहाँ पे? सराउंडिंग में, यानी इन्वायरमेंट में एनर्जी मिलता है, इन्वायरमेंट को एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी रिलीज टू सराउंडिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंडरगोनिक, इंडरगोनिक रिएक्शन में क्या होता है? इंडरगोनिक इंडरथर्मिक, देखो एक्सोगोनिक एक्सोथर्मिक, इंडरगोनिक इंडोथर्मिक, एक्सो इंडो, बस वही याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, कहाँ से? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ADP प्लस वाटर है, तो राइट हैंड साइड में केमिकल इक्वेशंस का क्या होगा? है ना, AMP प्लस PI प्लस एनर्जी, AMP प्लस MI प्लस एनर्जी। तो क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा AMP प्लस PI प्लस एनर्जी। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज परफॉर्म सेलुलर फंक्शन। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो परफॉर्म करता है सेलुलर फंक्शन सच एज एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, मूवमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो फंक्शन है इसको परफॉर्म किया जाता है ATP, BTP, PTA एंड APT। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑब्वियसली ATP, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड ATP, वह बायोलॉजिस्ट कौन थे जिन्होंने जो है ATP यानी एडोनिन ट्राइफॉस्फेट का डिस्कवर किया था? तो वो है आपका कार्ल लोहमैन, कार्ल लोहमैन। नोबेल प्राइज विनर बायोलॉजिस्ट जो थे कौन थे जिन्होंने जो है ATP के बारे में प्रपोज किया? क्या बताया प्रपोज करके कि मेजर एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन सेल, सेल में जो एनर्जी ट्रांसफर करने का मेजर है मॉलिक्यूल है वो है हमारा फ्रिट्ज लिम्पमैन। कब किए थे, कब किए थे ये बताना है। तो वो किए थे 1941 में। कब किए थे? 1941 में जो है इसके बारे में उन्होंने जो है बताया था। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है वो रेगुलेट करता है, इन्वॉल्व्स, किसमें इन्वॉल्व होता है? एलोस्टेरिक स्टिमुलेशन बाय ADP, एलोस्टेरिक इनहिबिशंस बाय ATP, फीडबैक एंड प्रोडक्ट, फीडबैक या प्रोडक्ट इनहिबिशन बाय ATP या ऑल। तो यहाँ पे तीनों क्या है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, तीनों सही है।
इसका मतलब यहाँ पे ऑल आंसर इज द राइट। ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म के दौरान ओनली अबाउट 40% ऑफ एनर्जी, सिर्फ 40% एनर्जी जो है अवेलेबल होता है फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज, ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज से इज यूज टू, उसका यूज किया जाता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी के सिंथेसिस के लिए। तो रिमेनिंग 60% कहाँ जाता है, लॉस्ट होता है एज ए हीट या यूज्ड टू रिड्यूस NADP, NADP को रिड्यूस करने में यूज हो जाता है। तो बाकी के 60% कहाँ चला जाता है, तो वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है। वाई डज द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है क्यों कंटिन्यू किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लूकोज कैटाबोलिज्म के डायरेक्शन में। पहला ऑप्शन है देयर आर इसेंशियल 3 रिवर्सिबल रिएक्शंस दैट एक्ट्स एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर पाथवे। दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस अकर इन आइदर डायरेक्शन, और तीसरा है कोएंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ओनली फंक्शन इन वन डायरेक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देयर आर इसेंशियली 3 रिवर्सिबल रिएक्शन दैट एक्ट्स एज ड्राइविंग फोर्स फॉर पाथवे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो। अगला क्वेश्चंस आपका है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द रिलीज्ड एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां से कोई रिलीज्ड एनर्जी मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो वो स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, एडीपी, एटीपी या एनएडी के फॉर्म में, किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कीनेज इज अ एंजाइम दैट, कीनेज जो है एक एंजाइम है, वो क्या करता है, रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स, या दूसरा ऑप्शन है यूज्ड एटीपी टू ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप टू सबस्ट्रेट। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर्व्स हैज बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज, कर्व्स को जो है नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। कब, 1953 में। क्यों दिया गया था, किस चीज को एक्सप्लेन किए थे। पहला ऑप्शन है एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस इन सेल, सेल में एनर्जी कैसे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताए थे, या फिर एटीपी मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन चेन, या ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। 4 ऑप्शन यहाँ पे था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस इन सेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मैरियलिक डी हाइड्रोजिनेज इज, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, मैलिक एसिड फॉर्म होता है, या ह्यूमेरिक एसिड होता है, या फिर ऑक्सालोएसिटिक एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, तो वो होता है ऑक्सालोएसिटिक एसिड जो है फॉर्म होता है। इन प्रेजेंस ऑफ टीटीपी, जब टीटीपी प्रेजेंट होता है और टीटीपी एंड कार्बो ऑक्सीलेज दोनों प्रेजेंस होता है, प्यूरेविक एसिड जो है ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एसिटल्डिहाइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, साइट्रिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या नन। कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। TCA साइकिल इज, जो TCA साइकिल है वो क्या है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे है या इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे है। तो ये जो है क्या है, इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
हाइड्रोजन ऑफ मैलेट इज एक्सेप्टेड बाय, किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है? FAD, FNN, FMN या NAD या COQ, किसके द्वारा होता है? ये आपको जो है यहाँ पे बताना है किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो NAD के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ कोएंजाइम इज यूज्ड इन एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन में कौन सा कोएंजाइम का यूज किया जाता है? COA, FAD, FMN या नन, किसका यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है आपका COA का। फेरेडोक्सिन क्या है? प्रोटीन है, फैट है, फिनॉल है या नन? तो ये क्या है? ये एक प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंटरमीडिएट कंपाउंड, कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड? अमीनो एसिड के सिंथेसिस में मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या आइसोसाइट्रिक एसिड। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इन एटीपी मॉलिक्यूल में एनर्जी जो है स्टोर्ड होता है इन केमिकल बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कार्बन बॉन्ड्स, पाइरोफॉस्फेट बॉन्ड्स। कहाँ पे स्टोर्ड होता है? तो पाइरोफॉस्फेट बॉन्ड में स्टोर्ड होता है। द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज, वह प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है ग्लूकोज का वो रिलीज होता है, बाहर निकलता है अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। वाज डिस्कवर्ड बाय, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? हॉकिंस, लिस्टर, कर्व्स या पॉस्चर? तो कर्व्स के द्वारा ये जो है डिस्कवर्ड किया गया था। डियर, आप अपने दोस्तों को जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि अपना जो ऐप है इंजीनियर प्लस, वहाँ पे बेस्ट एवर कंटेंट जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप खुद देख पा रहे होगे कि कैसा मैं कंटेंट दे रहा हूँ। इस तरीके का कंटेंट आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल है और साथ ही साथ ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। मैंने जिस तरीके से अपना पढ़ाई किया था उसके ऊपर बेस्ड है। मैंने अपने खुद से पढ़ा, उसके बाद आपको जो है मैं पढ़ाया हूँ और मैंने इस सब्जेक्ट्स में अप्रॉक्स 80% मार्क्स के साथ जो है क्या किया है? पास किया है अपना सेमेस्टर एग्जाम्स को। तो इस उद्देश्य से मैंने जो है आपको यहाँ पे बताया है। तो आप अपने दोस्तों को जो है बता सकते हैं कि इंजीनियर प्लस ऐप इज़ द बेस्ट ऐप इन बिहार, जो कि आपको बिहार इंजीनियरिंग के सेमेस्टर क्लासेस को लेकर एक बेस्ट एवर कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड कराता है। बाकी जो भी आपका अपडेट्स रहेगा, जो भी डाउट्स रहेगा, वो आप चैट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल आपकी हेल्प किया जाएगा। अगर कोई डाउट्स रहता है तो उस डाउट्स पे आपको स्पेशल एक फोल्डर बना दिया जाएगा कि हाँ बायोलॉजी का डाउट सेशन है और उसमें आपको डाउट सेशन वाली वीडियोस जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो टेस्ट का क्वेश्चंस रहता है, मॉड्यूल वाइज जो टेस्ट का क्वेश्चंस है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को बनाकर डेयर आप ज़रूर अटैच कीजिए ताकि उससे हमें पता चल सके कि कितने लोग जो है बना रहे हैं और आपको भी पता चल सके कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसका डीलिंग कैसे करना है, कैसे उस क्वेश्चंस को बनाना है, ये भी जो है आपको एक आइडिया लग सके। बाकी इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, आंसर्स तो मैंने बता ही दिया, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, दैट्स वेरी एनफ।